सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला जो टॉपिक है दैट इज अगेन जो अजरबैजान में बाकू में चल रहा है, द कैपिटल ऑफ द अजरबैजान। अजरबैजान कहाँ पे है? आर्मेनिया एंड अजरबैजान सामने सामने था। अरल सीज वाज टचिंग द बॉर्डर, ठीक है ना। किस बात के लिए कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है? बहुत पढ़ा है हम लोगों ने, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। दिस इज COP29। COP29 कहाँ पे है? बाकू, अजरबैजान। दिस इज इम्पोर्टेंट। PCS में ये पूछेगा इतना दूर, और कुछ वो पूछते नहीं है, डेट ही पूछते हैं, जगह पूछते हैं। ओके, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि जो हम सोच रहे थे कि टेम्परेचर जो राइज है, जितना भी ईयर्स नियरली, जैसे इस साल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, रिकॉर्ड कंटिन्यूसली हम लोग रिकॉर्ड बनाए हैं वार्मेस्ट ईयर्स एंड डिकेड का। मतलब आज तक इतना गर्मी नहीं हुआ जो हम अभी फेस कर रहे हैं। तो दिस इज एज पर द रिजल्ट। हम कितना डिग्री तक रोकना चाहते हैं टेम्परेचर? 2 डिग्री बाय द एंड ऑफ दिस, इस सदी के, दिस 100 साल में हम 2 डिग्री ही चाहते हैं, लेकिन 1.2 डिग्री तो ऐसे ही बढ़ जा रहा है। अभी तो 2024 चल रहा है, तो ये हाल है। हम चाहते थे कि 1.5 तक इसको रोके। 1.5 तो मुझे लग रहा है 3-4 साल में अचीव कर जाएंगे। कब से हम कंपेयर करते हैं? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अदर थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस इज द फाइनेंसिंग। फाइनेंस में क्या झगड़ा है? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्री का चीटिंग कर लेते हैं। क्यों डेवलप कंट्री देंगे? व्हाट इज द रीजन? डेवलप कंट्री से क्यों पैसा मांग रहे हैं? अब अंबानी से क्यों पैसा मांगेंगे किसी स्लम को बनाने के लिए? अंबानी का थोड़ी दोष है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उनमें बहुत पहले आया था, हम में अब आ रहा है। हम अब सब कुछ इंडस्ट्री बना रहे हैं। वो 1700 उनकी फैक्ट्री, उनकी इंडस्ट्री बहुत पहले आ गई थी, क्योंकि सारे जो खोज हुए उन्हीं के पास हुए। अब वही मशीन हम लोग यहाँ लेके आ रहे हैं, अब हम यूज कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अब हमें, हमारा जब मौका हुआ तो आप हमें बैन नहीं कर सकते। तो बैन करना है तो टेक्नोलॉजी दे दीजिए और पैसे दे दीजिए, ये हमारा डिमांड है। कोपेनहेगन COP, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया था? कोपेनहेगन में $100 बिलियन देने की बात हुई थी बाय 2020। लेकिन ये लोग चीटिंग कैसे कर रहे हैं? जैसे लोन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम फंड ग्रांट दिए हैं। उनका प्राइवेट कंपनी आके पैसे उधार में देता है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए करा। जैसे अब एप्पल आके यहाँ फैक्ट्री खोला, तो एप्पल अपने प्राइवेट कंपनी है ना, लेकिन वो ये दिखाएंगे कि एप्पल यहाँ का इन्वायरमेंट सही करने के लिए टेक्नोलॉजी लाया है। होता है ना चीटिंग, दैट इज द अदर इशू। ओके, एक और इशू है कार्बन ट्रेडिंग का, तो वो आगे एनालिसिस दिया है, तो उसमें हम लोग देखते हैं। या पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट से ही हमने डिसाइड किया था कि 2 डिग्री पे ही रोकना है। जो 2 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री असली एम है, लेकिन नहीं होता है कि और बेहतर करेंगे कि जो ये आइलैंड है डूब उबने के चांस है वो रुक जाए। 2 डिग्री तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डूब जाएंगे। 1.5 कर लें तो जो आइलैंड है समंदर के बीच में, सी लेवल राइज हो रहा है ना, क्योंकि टेम्परेचर से एक तो आइस पिघल के आ रहा है, दूसरा ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ें फैलती हैं, वाटर का वॉल्यूम भी फैल रहा है। आप देखते होंगे जब चीज़ें गर्म कीजिए तो थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ता है, तो दैट इज हैपनिंग विद द वाटर एज वेल। तो एक तो है कि आइस मेल्ट होके आ रहा है, और दूसरा क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, पानी ऊपर, ओवरऑल पानी इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम। तो दैट इज द अदर रीजन ऑफ दैट। ओके, मणिपुर में कंटिन्यूसली मिलिटेंसी, ये सब लड़ाइयाँ हो ही रही हैं। अभी जो हुआ है जाकुर धोर एंड बोरो बेकरा, यही है 2 जगह का नाम।
यहाँ पे सीआरपीएफ 10 मिलिटेंट को मारा है। बस आप नाम देखते रहिए, जोकरा धोर यहाँ पे, ये यहाँ पे हुआ है, पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बोरो बेकरा, जाकुरा धोर, लिख लिया। यही है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये द हिंदू ने भी कवर किया है, कंटिन्यूसली सारे न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, काफी ज्यादा लोग हैं वहां पे। क्या क्या डिमांड चल रहा है? एक तो है कि सिंगल डे में कीजिए और एक ही शिफ्ट में कीजिए। शिफ्ट भी तो वो कई कर रहे हैं। जो एग्जामिनेशन है आपका भी आरओ वाला होने वाला है ना, आरओ वाले के लिए भी तो सेम मल्टीपल शिफ्ट कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि अभी इनका कंटिन्यूसली पेपर लीक हो रहा है। अब ये सोच रहे हैं लीक ना हो तो इन्हें सेंटर ही ट्रस्टेबल नहीं मिल रहा है कि जहाँ ट्रस्ट हो। 41 10 लाख लोगों को 41 सेंटर में थोड़ी एकोमोडेट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा चाहिए हो। हम्म हम्म वहाँ पे तो बुलडोजर नहीं चला रहे, जहाँ से लीकेज उकेज हो रहा है बुलडोजर वहाँ पे तो चल जाना चाहिए ना। बुलडोजर चला के नहीं रोका जा सकता क्या? ये दिक्कत है। अब देखिए 1984 राइट केस क्या है? 1984 में सिख राइट हुआ था। इंदिरा गांधी का उनके बॉडीगार्ड ने मारा था, उसके बाद सिख राइट हो गया था। उसी के बाद राजीव गांधी आए थे, एकदम बहुत थंपिंग मेजोरिटी से, काफी ज्यादा मेजोरिटी से जीत के आए थे। ये इंडिया ने जो अभी डिसएंगेजमेंट किया है, कहाँ कहाँ किया ये तो याद हो गया आप लोगों को? कहाँ कहाँ हुआ? डेमचौक एंड डेपसोंग दोनों का डे से ही है। डेमचौक, डोकलाम में बहुत लड़ाई हो गई थी एक बार। डोकलाम कहाँ पे है? भूटान बॉर्डर के पास है, भूटान के पास है। भूटान का जो बॉर्डर है उसी के ऊपर है डोकलाम। वहाँ पे चाइनीज अपना रोड काफी करीब बना रहे थे। डोकलाम में लड़ाई भूटान से भी है, मेन लड़ाई भूटान से है। चाइना, मैप निकालिए अभी आपको बताता हूँ क्या इशू है। इंडिया का जो भूटान वाला जो एरिया है वहां का, ये भूटान का जो एरिया है, जो डोकलाम है यहाँ पे है एकदम। हमारे ये नेक जो है ना, जो हमारा पतला सा एरिया जहाँ से हम होकर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, बहुत करीब है। लड़ाई इस जमीन को लेके चाइना भूटान से, हमसे नहीं है। भूटान का वो जमीन है, चाइना उस पर कैप्चर किया है। चाइना कहता है ये वाला जमीन लेके आप इधर का जमीन ले लीजिए। उसको ये लगता है कि यहाँ पे रहेंगे तो इंडिया को कभी भी युद्ध हुआ, कभी भी कोई लड़ाई हुई तो इजीली यहाँ पे चोक करके इंडिया का कनेक्टिविटी कट किया जा सकता है। नहीं, आप एक बड़े पार्ट से कट कर देंगे। इंडिया इसमें इंटरफेयर किया था, इंडिया ने भूटान की तरफ से, कि नहीं हम नहीं होने। ये डोकलाम यहाँ पे है, चाइना एंड भूटान के बीच में लड़ाई है। पर भूटान इसको अपना जमीन मानता है, इंडिया भी इस भूटान की तरफ से बोलता है। चाइना ये कहता है यहाँ पे आप भले कम देके बस डोकलाम, इससे ज्यादा जमीन आप यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे वो आना चाहता है क्योंकि यहाँ पे जो चोक पॉइंट है इसको ब्लॉक कर ले। इंडिया ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा ना अगर उसके करीब आ जाए, तो कभी भी अटैक होगा। ये वाला हो जाएगा तो वो कट हो जाएगा, क्योंकि इधर बांग्लादेश से आपको पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो यही वाला मेन इश्यू है, इसी को लेके डोकलाम का इश्यू कंटिन्यूसली न्यूज में था। तेलंगाना भी अपना कॉस्ट सेंसस करना चाहता है, इस पे ये न्यूज है। सेकेंड न्यूज इज जर्मनी में थोड़ी स्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी। वहां पे जो गवर्नमेंट है
जर्मनी में प्रोपोर्शनल सिस्टम है, इसीलिए वहाँ इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी रहती है। मतलब डबल उनका जो इलेक्शन सिस्टम है वो इंडिया टाइप का नहीं है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है ना, कि 5 लोग लड़े उसमें 20% भी पाया है और वो सबसे ज़्यादा है और लोग 15-14% है तो उसको दे देते हैं। क्या जहाँ जहाँ प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, जिस प्रोपोर्शन में जिसको वोट मिलेगा वो सीट उतना दे देंगे। आप देखिएगा कि सीट परसेंटेज वोट बहुत कम होता है, 38%, 40% होके मेजॉरिटी उनका 70% हो जाता है, 65% हो जाता है, जितने भी इलेक्शन होते हैं। दिस इज ड्यू टू द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि जिसका ज्यादा आ गया औरों की तुलना में उसको हमने दे दिया। ठीक है। प्रोपोर्शनल सिस्टम में होता है कि जब परसेंटेज के हिसाब से देंगे। अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें बीजेपी का इतना, पूरी उनकी एनडीए मिला के भी जो उनका परसेंटेज है वो 45 के पार नहीं जा रही है, तो उस हिसाब से भी मेजॉरिटी से कम सीटें। हाँ, तो ये सिस्टम होता है कि कई बार आपका परसेंटेज कम होता है लेकिन हर जगह आप थोड़े थोड़े सीट से जीत जाते हैं तो आपका मेजॉरिटी बन जाता है। यही वाला इश्यू यहाँ पे भी है, जहाँ पे भी, इसीलिए हम लोग इंडिया में प्रोपोर्शनल सिस्टम में नहीं जाते हैं। दोनों के फायदे हैं। प्रोपोर्शनल सिस्टम का ये फायदा है कि किसी का वोट बेकार नहीं जाएगा। आपने बीएसपी को वोट दिया है तो उसको उतना परसेंटेज में सीट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता है कि अगर वो सिस्टम नहीं है, बीएसपी 5% सीट वोट पा के भी 0 सीट हो जाता है। तो दिस इज द कंडीशन। ओके, तो एक आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा, प्रोपोर्शनल जो सिस्टम होता है वहां पे इनस्टेबिलिटी के चांसेज होते हैं। प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या कमी है? इनस्टेबिलिटी। गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं, जो जर्मनी में भी इस तरीके का सिचुएशन है, किसी को भी किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है और सब आपस में लड़ रहे हैं। जैसे होता है ना कि अभी कितना भी था, बीजेपी के पास बहुत सीट था, 245 था, सिर्फ एक ही दो पार्टी को मिला के हो गया। तो दैट वाज द केस। बट वहां पे है कि सबके पास ऐसा नहीं है कि किसी के पास 30% सीट है, किसी के पास 25% है, ये वाला कंडीशन है। तो वन इज सफरिंग फ्रॉम द इनस्टेबिलिटी एंड अदर इज सफरिंग फ्रॉम द इनइफिशियंसी। वोट वेस्ट हो रहा है ना, जैसे आपने 20% वोट पाके आपको पूरा का पूरा सीट दे दिया गया, हो गया ना। आप पूरे कुशीनगर में या आप गोरखपुर की बात करें तो रवि किशन को 25-30% वोट मिलके भी पूरा सीट ले गए, 70% तो दूसरों को मिला है ना। तो वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं ऐसे सिस्टम में। क्लियर? यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल, गिविंग द सेफ टू द इंडियाज कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो चीटिंग होती है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड चीटिंग करते हैं कि पैसा देने में, वो एक और तरीका है। जैसे कार्बन क्रेडिट होता है, व्हाट इज द कार्बन क्रेडिट? इसके पहले कभी समझाया आपको? कार्बन क्रेडिट का मतलब नॉर्मल क्या होता है, जैसे आपके पास 100 रुपए का नोट है तो इसका मतलब आप 100 रुपए देके किसी से कुछ खरीद सकते हैं, यही हुआ उसका मतलब। हाँ, क्रेडिट है, आपको कुछ मिल सकता है उसके बदले, उसकी कुछ वैल्यू है। कार्बन क्रेडिट भी एक आपको पेपर दिया जाएगा, वो एक तरीके का सर्टिफिकेट होगा, उसको देके आप भी कुछ खरीद सकते हैं। आप जैसे आप क्रेडिट कमा लीजिए। क्रेडिट ऐसे कमा सकते हैं कि आपको, जैसे ये बिल्डिंग है तो एक वैल्यू फिक्स की जाती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो इतना कार्बन आप एमिट कर सकते हैं। जैसे होता है कि आप 6 एसी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी को ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए, लगातार बैठे, तो एसी की जो हम एक्सपेंडिचर होगा, जो यूनिट होगा वो बढ़ जाएगा। मानिए उन्होंने कितने एसी का, 5 एसी का अलाउ किया, मैंने 8 एसी लगवा लिया, तो 3 एक्सपैंड किया, 3 एक्स्ट्रा किया, तो 3 को पे करने के लिए आई हैव टू पे फॉर द 3 एक्स्ट्रा। मानिए मुझे 5 का मिला, मैंने सिर्फ 2 यूज किया, 3 मैंने अपना हिस्से का बचा लिया, तो मैंने 3 कमा लिया क्रेडिट। जिसने ज्यादा यूज किया उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से बैलेंस करना पड़ेगा, और जो कम यूज किया उसने अर्न कर दिया। अब बताइए, जो ये डिसाइड करेगा कि कितना इस रूम में एसी लगना चाहिए, वो अगर हम पांचों में से हैं, हमारा अलग अलग बिजनेस है, मुझे दे दिया गया कि क्रेडिट कैसे डिसाइड होगा, कितनी यूनिट की एसी कहाँ पे लगाना है। अगर मैंने बनाया तो मैं अपने अनुसार बनाऊंगा ना, जो मेरी नीड है। मानिए मेरा कारखाना कपड़े का है तो कारखाने में जो एक्सपेंडिचर होगा उसको मैं कम दिखाऊंगा, उसको दिखाऊंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसको 10 एसी दे दे। मानिए इनका पेपर इंडस्ट्री का फैक्ट्री है
इनसे हमें क्या लेना है? इनका मैं दिखा दूंगा कि पेपर इंडस्ट्री में क्या है, ये तो सिर्फ 3 एसी से चला सकती हैं। तो जो कार्बन क्रेडिट फिक्स करता है वो वेस्टर्न कंट्रीज है, उनकी जो नीड है, उनकी जो फैक्ट्री जहाँ पे एक्सपर्टाइज है, वो चीटिंग करते हैं। यही बात इंडिया में भी कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं कि अपना क्रेडिट वो बढ़ा लेते हैं। आर यू गेटिंग ना? और हमारा क्रेडिट क्या होता है, हम घाटे में चले जाते हैं। तो वही इंडिया ने कहा है कि हम अपना खुद का क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी आवर डोमेस्टिक कार्बन मार्केट एज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट स्ट्रेटेजी जो बनाएगा। अब हम कह रहे हैं कि जब आपका हमसे वो नहीं है तो ये विद्रोह करके कहेंगे ना, पेपर इंडस्ट्री का मैं खुद डिसाइड करूंगी कि कितना पे होगा, ठीक है। तो जो जिस इंडस्ट्री में रहेगा वो उसको खुद करेगा। तो ये भी कार्बन क्रेडिट बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि ये बहुत डिबेटेबल है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग डिमांड है। और वेस्टर्न कंट्रीज के ही पास पूरे इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूएन हुआ, जितने भी बड़े वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, सब पे कंट्रोल उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने ही क्रिएट किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस पावरफुल था, यूरोपियन कंट्रीज थे, वो मिलके ये सब इंस्टीट्यूट डेवलप किए और हमको फॉलो करना पड़ता है। तो हमें लगता है ये थोड़ा सा इनजस्टिस करते हैं, थोड़ा सा बायस्ड है। तो इसी बात को लेकर डिबेट हमेशा रहता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है माइनॉरिटी स्टेटस को लेके है। अभी न्यूज पढ़ा था, क्या है ये? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या मैटर है? मेन ये है कि हमने फंडामेंटल राइट्स दिया है सभी माइनॉरिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को। अब फंडामेंटल राइट्स में ये क्लियर कट नहीं लिखा है डेफिनेशन की किसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। फंडामेंटल राइट्स कौन सा है? 30 है। 30 में क्या हमने पावर दिया है? ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और द लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। अब यहाँ पे ये थोड़ी डिफाइन किया कि क्या मतलब कैसे डिफाइन करेंगे। इन्होंने कहा माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट होंगे उनके पास पावर होगा टू एडमिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश। इसमें ये फायदा है कि उनको थोड़ी ऑटोनॉमी मिल जाएगी, जो नेशनल लॉ है नहीं लगेगा। जब मुझे खुद का ये कोचिंग चलाने का ऑटोनॉमी मिल जाएगी, औरों से अलग होगा, तो मैं जितने भी फैन चलाऊं, जितने भी चेयर्स लगाऊं, ऐसे एक रूल होगा ना कि इससे ज़्यादा सफोकेशन होगा, इससे ज़्यादा आप वेंटिलेशन करेंगे तो बच्चों को हेल्थ का इश्यू आएगा, होगा ना। लेकिन अगर मेरी ऑटोनॉमी दे दी जाए, मुझे खुद ज़्यादा पावर दे दिया जाए, तो मैं अपने अनुसार चलाऊंगा। तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कैसे हम माइनॉरिटी स्टेटस डिक्लेयर करें। ये बताया गया कि अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसको ऑटोनॉमी मिलेगी। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो आज़ादी के पहले की बनी हुई है। कब बनी थी, उसका क्या हिस्ट्री है? वेरी गुड। सर सैयद अहमद खान ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसका नाम था, क्या नाम था? एंग्लो, वेयर इज दिस, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। और इन्होंने इसलिए स्टार्ट किया था कि अंग्रेजों की जो नया एजुकेशन सिस्टम था, जो इस्लाम है, उसको उसी के अनुसार अलाइन करना चाहते थे कि थोड़ा सा हम में मॉडर्निटी आए, इस्लाम में भी मुस्लिम्स कम्युनिटी है उसमें भी आए, ठीक है। तो नाम याद कर लीजिएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था। और इसको बनवाया था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान को मुस्लिम रिफॉर्मर्स के रूप में देखा जाता है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान स्टेब्लिश इन 1875। विद्रोह के 25 साल बाद, 25 साल नहीं, 18 साल बाद, 1857 के विद्रोह के बाद बना है। तो पहला डिबेट ये है कि एजुकेशनल माइनॉरिटी एजुकेशनल स्टेटस डिक्लेयर करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चांस दे दिया। दूसरा डिबेट ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब
हमने लागू किया? 1950 बना है ये 1875। लॉ तो आया नहीं था, तो इन्होंने कहा जब लॉ नहीं आया था तो कैसे माइनॉरिटी स्टेटस का हम स्टेटस दे देंगे, जब लॉ बनेगा उसके बाद आपको स्टेटस दिया जाना चाहिए ना। तो एक डिबेट ये भी है कि ये तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी इस पे जजमेंट आया था, उसका नाम था अजीज, कहा गया, वेयर इज दिस, लास्ट क्लास में हमने करा था, अजीज बासा केस। अब ये बना, फिर इसको बनाने के बाद इसमें एक पावर दे दिया गया कि इसके अंदर एक इंटरनल कमेटी बनेगी जो गवर्न करेगी पूरी कॉलेज को, ठीक है। लेकिन उसमें मेंबरशिप केवल मुस्लिम्स को दिया गया। लेकिन जब हम आज़ाद हुए 1950-51 में, तो नेहरू की जो गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने क्या किया कि उस 1951 में हमने थोड़ा सा इसको बदल दिया और हमने ये जो कोर्ट जिसमें केवल मुस्लिम मेंबर होंगे उसको एबोलिश कर दिया, ठीक है। तो 1951 में हमने एबोलिश किया। एबोलिश का मतलब खत्म करना, हाँ, हटा देना, हाँ। फिर उन्होंने 1965 में रीडिस्ट्रीब्यूटेड द कोर्ट पावर टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को कह दिया कि वो अपॉइंट करेंगे। अब किसी को अपॉइंट करे, पहले तो सारा का सारा पावर कॉलेज के पास था, पहले तो इन्होंने कोर्ट हटा दिया, फिर अब ये पावर उठा के प्रेसिडेंट को दे दिया, तो गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया ना। अब इसी बात को लेके ये चले गए, केस लेके गए कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेशन हो गया, सेंट्रल लेजिस्लेशन का मतलब गवर्नमेंट पैसा दे रहा है ना आपको, तो आप माइनॉरिटी कैसे हो गए? ये दूसरा डिबेट है कि जब गवर्नमेंट लॉ बना रहा है, जब सब फंडिंग ये दे रहा है, तो आप माइनॉरिटी कैसे हो गए? इस बात को भी लेके हैं। तो अजीज बासा जो केस था 1965 में आया था, 65 में आया था, कब आया था? 1967 में। 1967 में जो अजीज बासा केस था, उसमें उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। फिर भी ज़्यादा इंटरनल उनमें वो इंटरफेरेंस नहीं था, गवर्नमेंट ने थोड़ा अमेंडमेंट करके उसको मेंटेन रखा कि माइनॉरिटी का ऑटोनॉमी दी जाएगी, ऑटोनॉमी दी गई, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आया कि 2005 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना 50% सीट रिजर्व कर दिया फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट। गवर्नमेंट ने चेंज किया, गवर्नमेंट ने 1981 में चेंज करके इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। थोड़ा सा उस समय अपीजमेंट चलता था, दूसरी चीज ये कि वो माइनॉरिटी के राइट्स की भी बात कर रहे थे। लेकिन जब तब बवाल नहीं हुआ, इन्होंने दे दिया, मामला शांत था, तब तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन का मामला नहीं था। 2005 में इन्होंने रिजर्व किया 50% फॉर द माइनॉरिटी, तो फिर से केस चला गया कोर्ट में और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस पे अभी भी हम क्लियरिटी नहीं है, अजीज बासा केस को थोड़ा सा हम और इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या होता है कि कोर्ट को भी ही नहीं समझ में आता है कि कैसे डिसाइड किया जाए, तो ये क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच पे भेज दिया जाता है कि उसमें जजों के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। जब चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो बड़े बड़े बेंच को आप देते हैं। तो यहाँ पे 7 जज का बेंच था, ओके, 7 जज बेंच इन्होंने बनाया और वही अब जाके इन्होंने दिया है कि ठीक है, भले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाए, जो मेन इन्होंने कहा है कि क्राइटेरिया किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का होगा, ये होगा कि वो इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी है उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रही है कि नहीं। इट डजंट मैटर कि किसने बनाया है, भले माइनॉरिटी बनाए हो, लेकिन अगर वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगा तो क्यों डिक्लेयर करें? ऐसा थोड़ी कि किसी पारसी ने बना दिया तो उसको हम माइनॉरिटी कर देंगे। मेन है इंटरेस्ट माइनॉरिटी का सर्व होना चाहिए ना। तो इस जजमेंट में जो मेन है कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो इन्होंने कहा है कि दैट शुड बी द इंटरेस्ट जो है, दैट शुड बी द रिड्रेस्ड। यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है कि इन्होंने कहा है कि ये डजंट मैटर दैट कि कोई अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी बना है तो माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्लियरिटी लाई है। इन्होंने बस एक क्राइटेरिया लगा है कि प्रीडोमिनेंटली एम टू बेनिफिटिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी, और इसका जानने के लिए वो कह रहे हैं कि हम उनका रिकॉर्ड देखेंगे कि माइनॉरिटी के किस लैंग्वेज को बचाया है, कितने माइनॉरिटी जैसे होता है कि उनके गरीब लोग पढ़े हैं, यही होगा ना इंटरेस्ट आप रखने के लिए कि उनके लिए कितना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या इशू है, कैसे पूरी कहानी समझ में आ रही है, किसने बनाया था, कब कब ये मैटर डिबेट में आया है। दूसरा एक और डिबेट है कि जो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होते हैं वो आर्टिकल 15 और 16 को फॉलो नहीं करते हैं। व्हाट इज द आर्टिकल 15 एंड 16? वो मना करते हैं लेकिन अफर्मेटिव एक्शन भी देते हैं कि वहां पे रिजर्वेशन भी बनाया जा सकता है फॉर द वीकर सेक्शंस, वीमेन, चाइल्ड, एससीज, एसटीज एंड ओबीसी। उसी के थ्रू रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन उसी के थ्रू है ना। तो इसमें एससीज, एसटीज एंड ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। इसको लेके भी डिबेट है कि आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे, पैसे तो आप गवर्नमेंट के ले रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे भी कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आर्टिकल 15 एंड 16 को वो करें, ठीक है। केवल एक क्राइटेरिया इन्होंने दिया है, दैट शुड बी द, ये क्राइटेरिया है कि पर्पज क्लियर होना चाहिए कि बेनिफिटिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट। तो अभी भी इस पे क्लियरिटी नहीं है, अभी भी मुझे लग रहा है कि इसको फिर सुप्रीम कोर्ट अपने से ज्यादा बड़े बेंच को देगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अभी भी 7 जजों में 3 जजों ने कहा माइनॉरिटी स्टेटस के लिए तैयार है, 3 जजों ने उसके खिलाफ लिखा है। तो और भी जो खुद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने चंद्रचूड़ थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि बहुत तेजी से हम लोगों ने डिसीजन लिया, जितना डिबेट होना चाहिए था आपस में जजों में वो नहीं है। तो मे बी पॉसिबल कि अभी ये और बड़े बेंच को देंगे, 9 जज बेंच को देंगे, वहां पे और क्लियरिटी होंगी। लेकिन इतना क्लियर है कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू को मतलब दे देंगे, ये क्लियर है। लेकिन अभी क्लियरिटी इसमें नहीं है कि आगे जो प्रोविजन है, जैसे कि एससीज, एसटीज को जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, वो सबको लेके क्या आएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। समझ में आ रहा है ये ओवरऑल क्या है। इधर यहाँ पे इन्होंने देखा है कि कौन जज ने क्या बोला है। 3 जज जो विरोध किए हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। जैसे जस्टिस दत्ता ने बोला है कि judges should refrain from the disregarding the long standing precedent in favor of the judicial activism. What is mean by the judicial activism? जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब आप पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दे, जुडिशरी पॉलिसी बनाए। पॉलिसी बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है ना। एक्टिविज्म का मतलब आप अपने दायरे से बाहर चले जाए। जैसे होगा ना कि आपको घर का कोई काम दिया गया है, जैसे आपके घर में शादी है, किसी को खाना का व्यवस्था कर दिया गया है, किसी को सामियाने का। अब खाना वाला ज्यादा जो उसमें आ जाए, सामियाना भी जाके सही करना स्टार्ट कर दे, तो ओवर एक्टिविज्म है ना। तो वहां पे इन्होंने कहा है कि ओवर एक्टिविज्म जो जुडिशरी करती है, और जो पुराना जजमेंट है तो उसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करे, थोड़ा बहुत उसको भी रिस्पेक्ट करे। क्योंकि अजीज बादशाह के खिलाफ चले गए ना, अजीज बादशाह ने तो मना किया था, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठे थे। तो आप उन्हीं को निगेटिव कर दें तो थोड़ा आप उस पर ध्यान दे के करें कि उसके पहले क्या कंसीडर किया गया। हाँ, मतलब आप पर्सनल लेवल पे भी क्रिटिसाइज नहीं करें, पर्सनल लेवल पे भी तो क्रिटिसिज्म होने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरऑल। ये आपको हिस्ट्री की चीज पता होना चाहिए, किसने बनवाया था, कब बनवाया था। याद डेट तो इजीली हो जाएगा, 1875, ठीक है। आर्टिकल 30, मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, मोस्ट ऑफ पढ़ लिया है। 14 से 18 पढ़ा है, राइट टू इक्वालिटी। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो बेगार बेचने वाला, चाइल्ड लेबर वही था। 25 से 28 राइट टू रिलीजन। 29-30 31 क्या 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, एबोलिश हो गया, हटा दिया गया, उसको 300A में भेजा गया, तो वो तो याद करना नहीं है। 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि जब आपका इतना कुछ दे दिया है तो बचाने के लिए एक होना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो यही तो है, याद तो हो गया। अब क्या, सब तो याद है, बैठे बैठे सब बता दिया।
अभी पॉलिटी पढ़ा भी नहीं। पॉलिटी अभी बिना पॉलिटी पढ़े इतना आपको पता चल गया आप क्या चाहिए। पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो सब कुछ रटा जाएगा। पॉलिटी हमने प्रियम्बल पढ़ा है, याद है प्रियम्बल? नहीं याद है? इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया, रिपब्लिक, सोशलिज्म, प्रियम्बल पूरा प्रियम्बल तो सब कुछ पढ़ाया है मैंने। प्रियम्बल तो एकदम नहीं, प्रियम्बल का जो डिस्कशन हुआ है सब कुछ। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है दैट इज वन न्यूज, कल का है ये, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा कॉलिंग आउट एक्सप्लॉयटेटिव लेबर डायनेमिक्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जो प्लेटफॉर्म पे लेबर काम कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? रेलवे में नहीं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गिग वर्कर्स है। गिग वर्कर्स को लेके क्या हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था, बताइए आप बताइए बैक साइड। पढ़े तो थे, आप बताइए। गिग वर्कर का एग्जांपल बता दीजिए। दे आर ऑल द गिग वर्कर। यही कह के तो उनको जॉब में दिया गया कि अरे आपका तो बढ़िया, आपको अपने मालिक हैं, आपको आना है तो मोबाइल ऑन कीजिए, नहीं आना है तो ऑफ कर लीजिए, आपके पास आएगा ही नहीं। तो गिग वर्कर्स जितने भी हैं, जहाँ पे भी आप दूसरे के प्लेटफॉर्म को यूज करें, जैसे ओला एप्स करें, उसके बाद आपका जॉब स्टार्ट हो जाएगा, आप ऑफ कर दें आपका जॉब खत्म। तो इसमें ये क्या है कि आप मन के मालिक हैं। जैसे ऐसे होता है ना, नॉर्मल आप जॉब करें तो आपको छुट्टी लेना है तो आपको एप्लीकेशन लिखना है, वो दे तो दे। हाँ, एक तो ये है कि आपका फ्रीडम है टाइमिंग का, दूसरा है कि आप और भी जॉब कर सकते हैं। जैसे आप कोई और नॉर्मल आप कोई जॉब कर रहे हैं, फिर आपको 2 घंटा और काम को करना है तो आप रैपिडो का गाड़ी चला लीजिए। तो माना जाता था कि ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये है कि जो प्लेटफॉर्म ये हैं तो उनको पता चल गया कि इसमें मैक्सिमम ऐसे लोग थे जो खासकर थोड़े से वीक होते हैं गिग वर्कर्स में। जैसे कि खासकर आज का जो ये वाला न्यूज है दैट इज ऑन द वीमेंस। जो वीमेंस गिग वर्कर में है वो दे आर मैक्सिमम फ्रॉम द वेरी वल्नरेबल साइड। जैसे कि विधवा है, जैसे किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, वो लोगों ने ज्वाइन किया है। उनके साथ ये दिक्कत है कि जो प्लेटफॉर्म के ओनर हैं उनको ये पता है कि ऑलरेडी वी हैव द लार्ज लेबर फोर्स, हम कितना भी पैसा कम करके करेंगे वो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और कितना उनको नंबरिंग बढ़ा दें, हम कहें कि नहीं आज ही डिलीवर करना है वरना आपका जॉब चला जाएगा, तो इस तरीके की चीज़ें। और टाइमिंग भी फिक्स कर दे रहे हैं आजकल कि 30 मिनट में अगर पिज्ज़ा नहीं पहुंचा तो फ्री। तो वो तो पैसा क्या बाद में उसको डांटेगा ना डिलीवरी बॉय को, उसके सैलरी से कट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये किसका फायदा उठा रहे हैं? लोगों को तो लग रहा है बड़ा मजा आया, खूब ज्यादा बेनिफिट भी कमा रहे हैं, सस्ता भी कर दिया। फेस्टिवल टाइम पे आपको कहते हैं कि 2 घंटे में पहुंचा देंगे कोई भी सामान। लेकिन ये सब का प्रेशर किस पे जाता है? गिग वर्कर्स पे जाता है। आप वर्कर को एक्सप्लॉइट करते हैं। नहीं तो आपका ये जो रेटिंग सिस्टम है, रेटिंग सिस्टम तो बहुत खराब होता है ना आपका। जैसे हर दिन रेटिंग आए तो मेंटल प्रेशर रहता है ना कि अरे कम ना आ जाए। एक होता है कि जॉब आपका लग गया, आप काम कर रहे हैं, 6 महीना पे आपका अप्रेजल हो जाए, आपका बढ़ जाए सैलरी, वो अलग बात है। अब डेली अगले दिन आपका रेटिंग आ जा रहा है कि आपको 4 रेटिंग दिया, आपने किसी के साथ ऐसा करा, तो मेंटल प्रेशर होने लगता है। दिस टाइप ऑफ द सिस्टम इज नॉट गुड फॉर द वर्क इन्वायरमेंट। भले आप जबरदस्ती काम करवा दें रेटिंग लेके, रेटिंग ये प्राइवेट कंपनी इसलिए डेली बेसिस पे देती है कि डर बना रहे। लेकिन एक अच्छा जिंदगी का मतलब ये थोड़ी है कि आप डर डर के जी रहे हैं कि कल को मेरा रेटिंग कम हो जाए, आज वो ज़्यादा हो जाए। तो इसमें भी सिक्योरिटी नहीं है। तो इसी को लेके जो वीमेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन, ये फर्स्ट यूनियन फॉर द वीमेंस हु आर वर्किंग एज द गिग वर्कर, इन्होंने स्ट्राइक किया हुआ था जिस दिन दीपावली था, ठीक है। उसी को लेके ये न्यूज में है कि क्यों उन्होंने करा था। जो इन्होंने कहा था कि हम जो फायदे हैं वो फायदे हैं नहीं, और इनको पता है कि इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल हैं, उनको कहीं ना कहीं जॉब चाहिए और बहुत जरूरी है उनके लिए जॉब। दीज आर ऑल द थिंग दैट हैज बीन डिस्कस हियर। समझ में आ रहा है फायदे क्या है, घाटे क्या है? रेटिंग सिस्टम घाटा है,
दूसरा है कि वर्कलोड प्रेशर बहुत ज़्यादा वो लोग कर देते हैं, और मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट इनका, जैसे जो रेट आपका दिखता होगा फ्लिपकार्ट पे 10% 20%, सबसे ज़्यादा कट इनकी सैलरी से होके वो मिलती है, जो इनको दिया जाता है वो घटा दिया जाता है। तो ऐसे में जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, स्टार्टअप है पर ग्रो कर जा रहे हैं, लेकिन जो असली वल्नरेबल सेक्शन है, जो असली घाटा है, वो जो वीकर सेक्शन है उसको लगा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है कि विंड एनर्जी को लेके अभी ये चल रहा है कि विंड एनर्जी जो जितनी भी है, विंड एनर्जी का हम लोग स्टार्ट 1980 में कर दिया था, 1980s में कर दिया था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है, अभी नीड बदल गया है, तो उन सभी को चेंज करना है। लेकिन उस समय जो विंड एनर्जी का हमने सिस्टम लगाया था उसका अलग रिक्वायरमेंट था। जैसे लैंड, पहले लैंड कम जो थी, अब और ज़्यादा की जरूरत है, क्योंकि ज़्यादा पावर से कर रहे हैं, ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो एक तो समस्या ये है। दूसरा ये है कि जहाँ पे लैंड उस समय था, तो मानिए बड़ा बड़ा टावर ये दिख रहा है आपको, बड़े बड़े ये टावर बनाया, अब बीच में यहाँ पे घर और बना लिया, तो यहाँ पे चेंज करना मुश्किल है जो चीज़ें हैं, लेकिन चेंज करना जरूरी है क्योंकि हमें पोटेंशियल इफिशिएंसी बढ़ानी है। ठीक है, तो इसको लेके काफ़ी है। तो अभी बात चल रही थी कि जो विंड एनर्जी है उसमें हम रीपावरिंग करें, रिफर्बिश करें एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी लाएं। रीपावरिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे एक टावर बन गया है, अब इसी टावर पे टावर रहने दे, इसकी हाइट वहाँ बढ़ा दे, जो नया टरबाइन लगा दे, मतलब यहाँ पे न्यू इंस्टॉलमेंट कर दे, जगह सेम रखें, तो रीपावरिंग हो गया। रीपावरिंग का मतलब थोड़ा सा मैंने रिफर्बिशिंग ये बताया है। रिफर्बिशिंग में चेंज करके नया चीज करना है, चीजें सेम रहेंगी, यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे टरबाइन का मशीन हटा दिया, उसका हाइट बढ़ा दिया नीड के अनुसार। रीपावरिंग का मतलब टोटल चेंज करना। जैसे 3 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन है कि रीपावरिंग कर दिया जाए, कि सब कुछ हटा के एकदम न्यू स्टाइल में करें, लेकिन वहां पे ऑलरेडी घर और बन गया है, तो तोड़ के तो हटाएंगे नहीं, इतना ज्यादा घर विरोध होने लगेगा। तो दूसरा इन्होंने कहा कि रीफर्बिश करेंगे। रीफर्बिशमेंट का मतलब आप लोग फ्लिपकार्ट पे भी देखते होंगे कि रीफर्बिश लैपटॉप सस्ते में मिल जाता है, मतलब किसी ने यूज किया है, दोबारा गया, उन्होंने उसके जो जो चीजें पार्ट्स ये चेंज करेंगे। एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी का मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी था वो हम सेफ्टी ऑन सिक्योरिटी का जो मेजर है वो बढ़ा दे रहे हैं। When the wind energy generator take the safety measure in the old turbine and extend its life, मतलब उसका जहां जहां पे ऐसा हमें लगे कि ये हटा देने से उसकी एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब अभी खराब नहीं हुआ, रिफर्बिश में आप चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन आप जो री एक्सटेंशन है, लाइफ एक्सटेंशन, वहां पे आप पहले ही कॉशस लेके चीजों को बदल रहे हैं, जहां जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए, जो लाइफ है वो और ज्यादा हो जाए। यही 3 की बात हो रही है। राइट, दिस इज द, हाँ यही है। जो टॉप रैंकिंग स्टेट्स हैं दैट आर द विंड एनर्जी में, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा नॉर्थ इंडिया से बहुत कम है, मैक्सिमम या तो वेस्ट में है, राजस्थान एंड गुजरात, आइदर द साउथर्न स्टेट्स, जहाँ पे समंदर के किनारे तेज हवा बहती है, तो वो है, वहाँ पे समतल भी है, तो बड़ा बड़ा आप टरबाइन लगा सकते हैं। यूपी बिहार में आते आते हवा कम हो जाती है, ये जब चक्रवात लू होता है तभी आता है, बट कोस्टल एरिया में हमेशा आता है, रेगिस्तान में भी खूब आता है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने देखा है। तो इसीलिए अगर ऑप्शन में आए टॉप में किसी भी नॉर्दर्न स्टेट का, तो वो सही नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सिंपल याद हो सकता है, दो आप वेस्ट वाला गुजरात एंड राजस्थान, बाकी सब तो कोस्टल ही हैं। तमिलनाडु, बस एक चीज कोस्टल में नहीं है, केरला नहीं है, कर्नाटका और सारे के सारे हैं, आंध्रा है कोस्टल, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ओके। बस कोस्टल में एक आप हटा दीजिएगा, केरला नहीं है। यही स्टेट्स मिला के 95%, अगर 100 यूनिट पूरे देश से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6, ये 6 मिलके 95% प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। क्लियर क्या इश्यू है, कैसे हम उसको करना चाहते हैं, रीपावर, रिफर्बिश एंड लाइफ एक्सटेंशन। अभी उड़ीसा ने अपना
न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन जो अभी वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको स्टार्ट किया है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी उड़ीसा ने किया है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी वाला है उसका कुछ डिमांड है, जैसे कि उसमें जो इंटर्नशिप है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया। पहले हम इंटर्नशिप पे इतना फोकस नहीं करते थे, जैसे हम बीए कर लेते थे, एमए कर लेते थे, पीएचडी कर लेते थे, पर हम किसी कंपनी में जाके, किसी फैक्ट्री में जाके प्रैक्टिस नहीं करते। इंटर्नशिप में यही होता है ना, आप जाके दूसरी जगह थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कुछ दिन। तो इंटर्नशिप नहीं था। जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें हमने कंपलसरी बना दिया है। ठीक है, कंपलसरी तो बना दिया, लेकिन अब गोरखपुर में है, फैक्ट्री कितनी होगी? गोरखपुर के आसपास महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, बस्ती है, देवरिया है, कुशीनगर है, उधर खलीलाबाद है, इधर ये और भी है डिस्ट्रिक्ट। देखने में एक आपको फैक्ट्री नहीं मिलेगी। यही गोरखपुर में एक दो जो गीडा में है, और जो इधर है ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री दो चार है नाम के, और जनसंख्या है करोड़ों की है। तो वही कह रहे हैं कि उड़ीसा का इससे भी हाल बदतर है। वहाँ माइनिंग कंपनियां, जहाँ माइंस है तो है, कोल निकाल के बेच रहे हैं, लेकिन नॉर्मल फैक्ट्री नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आपने तो पॉलिसी बना दिया, बनाने को तो मेरा एक नॉर्मल 2 घर 2 रूम सेट हो, मुझसे कहे कोई कहे तो मैं बंगला बना के दे दूंगा पेपर पे। अब जिसको बनवाने के कहूँ तब हालत खराब होगी ना। गवर्नमेंट ने तो बना दिया पॉलिसी कि आप मैक्सिमम जो है यू हैव टू ब्रिंग द, जो उसमें मैक्सिमम रैंकिंग दिया है, जो आपको पॉइंट मिलेगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप में भी ये भी कह दिया है कि वो लोकली आप नहीं कर सकते जिस कॉलेज में, यू हैव टू गो टू द अदर्स एरिया, दूसरे एरिया में। तो ये और डिफिकल्ट बना दिया। तो वही उड़ीसा के पास नहीं रिसोर्स था, अभी उन्होंने पूरी कमेटी बैठाई थी कि कैसे बनाया जाए, कैसे सब कुछ स्टार्ट किया था। लैब की इन्होंने प्रैक्टिकल पे ज़्यादा इन्फोर्स किया है, तो लैब भी तो होना चाहिए। प्रैक्टिकल करना बड़ी बात नहीं होता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी तो आदमी जाके करेगा। तो ये सब चीज़ों को बनाने में इन्हें काफ़ी टाइम लग गया था, अभी इन्होंने जाके इम्प्लीमेंट किया था, 2020 में ही आया था। तो अधिक से अधिक यही पूछेंगे कि रिसेंटली विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये उड़ीसा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे अगर मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या इश्यू है, तो यही सब इश्यू है कि इन्होंने लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि फंडिंग नहीं है। जो पैसे की जरूरत है वो मुझे लग रहा है 10 से 12 हजार करोड़ चाहिए, और जो गवर्नमेंट के पास पैसा है 3,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे है पैसे दिए हैं 10 से 12 हजार करोड़, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया है इंटर्नशिप के कितने बच्चे इस समय एलिजिबल हैं उड़ीसा में, 10 लाख। लेकिन 10 लाख कहाँ पे है फैक्ट्री, मुश्किल से 10,000 लोगों को भी जॉब या ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। तो ये सब कंडीशन है यहाँ पे। यही नीचे दिया है कि इन्होंने कमेटी फॉर्म किया था, कमेटी ने काफ़ी रिसर्च किया था, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब धीरे धीरे करके करना है। पैसे का फंडिंग का इशू यहाँ पे दिया है, क्लियर। मेंस के हिसाब से ये है कि व्हाट आर द मेन बॉटलनेक ये है कि ठीक है, वो अच्छाई तो बहुत कुछ है कि आप स्किलिंग कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा गुण ला रहे हैं, तो दिस इज गुड थिंग, बट आप फंडिंग नहीं कर रहे हैं, दैट इज नीडेड। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुंह से बात करने से तो होगा नहीं, पैसे से ही होगा। Last news that we are going to cover is how do lightning rods prevent the lightning strike from the reaching people। जैसे होता है ना बिजली कड़कती है, तो हम पे क्यों नहीं होता है, कईयों का होता भी है, लेकिन मैक्सिमम हम कैसे बचा लेते हैं और क्या ये प्रोसेस होता है। वैसे यहाँ पे इन्होंने डेटा दिया है कि डेथ होती है, 3,000 लोग 2022 में डेथ हुई थी बाय द लाइटनिंग। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इन ए क्लाउड एंड द ग्राउंड, यही होता है चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो चार्ज पार्टिकल किसी के पे भी ऊपर गिर सकता है, किसी के भी ऊपर गिर, जहाँ पे उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज़्यादा होगा वहीं अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी डूब रहा है और बस उसको बचने के लिए वो पानी से हाथ निकाला और उसके सामने 10 लोग आ गए उसको बचाने के लिए अलग अलग तरीकों से, लेकिन उसको एक ही चूज करना है, तो वो किसको चूज करेगा? जो सबसे स्ट्रांग दिखेगा कि ये पक्का बचाएगा, खींचेगा एकदम। लाइटनिंग भी वही करता है,
जो उसे लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वहीं पे होता है। तो इसीलिए हम लोग छत पे रॉड लगा देते हैं जहाँ पे उसकी कंडक्शन पोटेंशियल बहुत होती है, और वो पूरा का पूरा चार्ज ले जाके हम अर्थ में कर देते हैं, क्योंकि अर्थ के पास इलेक्ट्रिकल स्टोरेज का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरा अर्थ है। ठीक है, तो दिस इज द मेन रीजन, यही प्रोसेस है। लेकिन कई बार ये फेल भी हो जाता है। जैसे कभी कभी जो हम रॉड वॉड बनाते हैं वो यू शेप में हो जाता है, तो वो यू शेप में होगा तो एक अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसका पूरा होना चाहिए ना, एक पॉइंट से आएगा फिर उसका फ्लो होगा। करंट का फ्लो होने का एक डायरेक्शन होता है, तो एक तो ये इसके रीजन है। और कभी कभी मल्टीपल लाइटनिंग हो जाती है, कई जगह डिस्चार्ज, कई बादल बन जाते हैं, तो वहां पे अब एक रॉड है तो एक ही को अट्रैक्ट करेगा ना, और सब तो अलग अलग गिरेंगे। दिस इज द रीजन, मतलब ये सब रीजन है कि कई बार फेल्योर क्यों होता है, क्योंकि देर इज द मल्टीपल लाइटनिंग। तो उसी में से एक निकाल के रखा जाता है ना डिस्चार्ज होने के लिए। हाँ, बाहर रहेगा, खासकर उसको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए हम सुटेबल बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज कि कैसे होता है। इन्होंने यहाँ पे भी दिया है कि रॉड कैसे डिसफंक्शनल हो जाता है। जैसे इन्होंने कहा है कि लॉन्ग हाइट, कभी कभी आप मकान के एकदम जहाँ पे हाइट पे होना चाहिए वहां पे नहीं होता है। टू क्लोज टू द अनदर स्ट्रक्चर, मतलब बगल में भी बिल्डिंग है तो वहां पे भी है, तो हो सकता है कि उसकी जगह पे आपके दूसरे वाले छोर पे आके लाइटनिंग कट जाए, तो ये होता है। प्रॉपरली ग्राउंडेड नहीं है, आपका जमीन की जगह पे आप किसी और जगह टच करा दिया नीचे जाके, तो वहां पे से एंट्री करेगा, फिर वहां पे नीचे नहीं जा पाएगा, फिर वो कहीं और आसपास जाके लाइटनिंग स्ट्राइक करेगा। ओके, मल्टीपल थंडर स्टॉर्म, एक ही साथ बहुत ज्यादा बादल बन गए और कई थंडर स्टॉर्म क्रिएट हो गया, मतलब बादल टकरा रहे हैं तभी तो डिस्चार्ज चार्जेस क्रिएट होंगे। तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, दे द क्लाउड कोलाइड्स विद ईच अदर, और तभी तो डिस्चार्जिंग होता है। दिस इज द अदर थिंग। फ्लॉड डिजाइन जिन्होंने बनाया है वो सही से नहीं बनाया, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वायरिंग भी होनी चाहिए। एंड मेनी टाइम कोरोडेड ड्यू टू द लैक ऑफ मेंटेनेंस, वो जो रॉड बनती है वो कोरोड हो जाता है, उसमें जंग लग जाए या कोई और रीजन हो जाए, तो ये सब रीजन होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज चैनल। हाँ, एक चीज और, यहाँ फ्रांस के साथ हमारा डील होने जा रहा है पिनेक्का रॉकेट सिस्टम। ओके, दिस इज द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। बंदूक कई बार होता है, कई उसमें बैरल लगे होते हैं ऐसे ऐसे, कई घूमने लगता है, पिक्चर उक्चर में देखते होंगे यो, वो उस समय तिरंगा उरंगा में आता था और दिखाता था एक साथ कईयों को मार रहा है। आजकल भी तो आता है, अभी एनिमल आया था उसमें दिखाता है ना, वो कट कट घूमता है, गोली चलती है, लेके घुसते हैं। ठीक है, मैंने देखा नहीं, बस ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में दिखा रहा था। तो ये मल्टी बैरल सिस्टम है, उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रांस के साथ हमारा इसके साथ डील है। बैरल जहाँ से गोली निकलती है वही होता है ना बैरल, ये बंदूक है, ये बैरल है, सही बता रहा हूँ? हाँ, तो उसमें कई होगा ना, मल्टी बैरल का मतलब एक साथ कई लगा हो, एक बैरल में एक होगा। जैसे नॉर्मल हम लोग बंदूक सिपाही लोग लेके चलते हैं, एक बैरल होता है, लेकिन कई होता है, मल्टीपल बैरल होता है, वही तो कह रहा हूँ। तो कई बैरल होंगे, तो पिनक्का इसका नाम याद रखिएगा, ये हम कई लोगों से डील करते हैं। जो पिनक्का सिस्टम है दैट इज फ्रॉम द फ्रांस, एंड इट इज द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। इसका रेंज जो है वो 48 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से गोली मारी जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, देवरिया तक नहीं जा पाएगी, खजनी तक चली जाएगी आपके वहाँ तक, जहाँ, ठीक है, सिकरीगंज। तो 38 किलोमीटर है इसका, एंड इट कैन यूज इन द वैरायटी ऑफ एम्यूनिशन। 38 है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपके वहां तो चला जाएगा, चौरी चौरा तो आराम से चला जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना को अपॉइंट किया है, ही इज द 51 चीफ जस्टिस। तो 51 बड़ा शुभ नाम है, तो आप लोगों को याद ही हो जाएगा। चाइना साउथ चाइना सी में कई जगहों पे क्लेम कर रहा है, तो एक जो सबसे ज्यादा लड़ाई का पॉइंट बना है दैट इज द हुंगयान डाओ। हुंगयान डाओ
ये चाइना सेम जगह का नाम बोलता है और इसको स्कार बारो सोवाल फिलीपींस बोलता है। फिलीपींस का उस पर कब्जा था, लेकिन चाइना उस पर क्लेम करता है। होता है ना कि कई जगहों पे हमारा होता है, कश्मीर हमारा, क्लेम पाकिस्तान का। पूरे साउथ चाइना सी पे ही चाइना क्लेम करता है, क्योंकि उसको कहता है कि नाम हमारा है, साउथ चाइना सी मेरे नाम से बना है, तो पूरा समंदर मेरा हो। वन न्यूज यहाँ पे है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको कौन अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ही करता है। यस, ये आज का फोटो प्रेसिडेंट ही दिला रही है। फोटो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी वाज प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट, फेयर अपॉर्चुनिटी एट द जस्टिस टू द ऑल अनबायस्ड एजुकेशन ऑफ ऑल। इन्होंने ऐसा बोला है। एक चीज और याद रखिएगा, जो जुडिशरी का जो मेन ड्यूटी है, दिस इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहता है, लेकिन गवर्नेंस का पार्ट है। इंडिपेंडेंट होने के बाद भी तीनों ब्रांच है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इंटीग्रल पार्ट है, बट स्टिल इट्स कीप इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टू ब्रांचेज। जैसे आपका देखिएगा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ओवरलैपिंग है, जुडिशरी ओवरलैपिंग नहीं है। जो मेन पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटी द फंडामेंटल राइट्स एंड सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन वही है ना। गार्जियन है कि नहीं जुडिशरी? गार्जियन क्यों है? क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होती है तो जुडिशरी ही तो जाते हैं। आप किसी से लड़ाई होता है किसी के घर के बच्चे से, तो किसके पास? माता पिता के पास जाते हैं। गार्जियन वही है कि अरे आपका बच्चा ऐसा कर रहा है। तो सेम इज विद द जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होगा, यू विल गो टू द जुडिशरी। तो दिस इज डैप का नाम सुना है कभी? डैप, डाई अमोनियम फॉस्फेट, कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा? डैप फर्टिलाइजर है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एंड दिस इज मेनली यूज इनटू द वीट का जो कल्टीवेशन होता है उसमें डैप का सबसे ज्यादा यूज होता है। पहले हम लोग डायरेक्ट यूरिया का, हाँ हाँ हाँ, तो डैप इज उसमें हम प्रॉपर मिक्सिंग करके देते। दो वीमेंस दे आर गोइंग फॉर द, पूरा दुनिया का शिप के थ्रू भ्रमण कर रही हैं, वॉयज लॉन्ग उन्होंने एक तरीके से स्टार्ट किया है। किस शिप से स्टार्ट किया इन्होंने? INSV तारिणी, तारिणी ही है, तो ये नाम याद कर लीजिएगा। एक दिन और हम लोगों ने ये देखा था, ये जब स्टार्ट की थी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई है। डिल्ना के एंड रूपा ए इनका नाम है। एक और यहाँ पे है कि सेक्सुअल हरासमेंट विद द गे बाइसेक्सुअल मेन इज वेरी हाई। तो ये बस आप लोग डेटा देख लीजिएगा कि डेटा क्या है, कि जो एक्सेप्ट कर लिया है उसके साथ ज़्यादा वायलेंस है, और जो नहीं भी एक्सेप्ट किया है उसके साथ भी वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर्स। इधर ये भी इन्होंने डेटा दिया है कि सिटीज़ वाइज भी है। सबसे ज़्यादा वायलेंस इन्होंने दिया कोलकाता में पाया गया है, फिर दिल्ली में, मुंबई में थोड़ा सा कम है, लेकिन सब जगह 50 से ज़्यादा % है। FPI एक्सोडस, एक दिन और हम लोग पढ़े थे कल ही परसों, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फ्लाइट करने लगता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बैट्स फॉर द ट्रेड इन द नेशनल करेंसी अहेड ऑफ द रस्सा मीट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेड इन द नेशनल करेंसी, इसको बीच बीच में डिस्कशन चल रहा। हाँ, आपस में कि जब उनको खरीदना होगा तो मैं उनका पैसा ले लूंगा, और जब उनको खरीदना होगा तो वो हमारा पैसा ले लेंगे। मतलब एक दूसरे के पैसे की एक्सेप्टेबिलिटी वो होगी, और डॉलर का डिमांड नहीं होगा। जनरली डॉलर में ही मैक्सिमम होता है, या यूरो में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन।